गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत जोर शोर से कर रहे होंगे। और अभी फिलहाल हमने सोम स्टार्ट किया था और सोम में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल कर लिया है। प्रॉपर्टीज कर लिया है, एसएफडी बीएमडी कर लिया है, बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस पे भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है। और अभी हम अगली इस क्वेश्चन से अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें कह रहा है कि द horizontal bar of 40 mm diameter solid section 2.40 meter long and rigidly held at both ends so that the no longer rotation occurs axially or circumferentially, ठीक है, at the ends as shown in figure. The maximum tensile stress in the bar nearly maximum tensile stress is बार में पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो मैं पहले एक बार बना के दिखा रहा हूँ। मैं सपोज दैट ये मेरा एक बार है और ये क्या है कि आपका बोथ हिंज जो है ये फिक्स है। ठीक है, और ये सेंटर पे ये 250 न्यूटन डायरेक्ट सेंटर पे ट्रांसफर कर दूंगा मैं 250 न्यूटन, और ये 250 और ये मीटर में है, ये मीटर में है तो 250 और इंटू 0.5 इतना का न्यूटन दे देगा। 250 25 तो 125, तो ये हो जाएगा 125 न्यूटन मीटर का ये दे देगा आपको। क्या ये न्यूटन नहीं है, ये सारा मीटर में है, ये भी मीटर में है। ठीक है, तो ये 1.2 मीटर का है और ये 1.2 मीटर का है और आपको ये डिस्टेंस हो गया आपको। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं। अब हम जानते हैं कि अगर कोई फिक्स्ड बीम हो और उस पर पॉइंट लोड लग रहा हो, फिक्स्ड बीम में पॉइंट लोड की वजह से एक मोमेंट आता है जो फिक्स्ड एंड मोमेंट कहलाता है, वो होता है WL/8। और इधर से भी क्या आ जाएगा WL/8। अब सिर्फ मोमेंट ही तो नहीं है, हम जानते हैं कि फिक्स्ड पॉइंट लोड ही तो नहीं है, इस पर मोमेंट भी है। और हम जानते हैं कि अगर मोमेंट लग रहा हो, अगर किसी भी फिक्स्ड बीम पे मोमेंट लग रहा हो तो मोमेंट क्या होता है, जिस डायरेक्शन में मोमेंट, जैसा ये मोमेंट का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में मोमेंट अपोजिट एंड पे फिक्स्ड एंड मोमेंट के रूप में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये जा रहा है क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज जा रहा है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, क्लॉकवाइज एक मोमेंट ऐड कर देंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज एक मोमेंट ऐड कर देंगे। तो क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है, m/4, ये m/4 होता है, जितना मोमेंट होगा उसका डिवाइड बाय 4 होगा। और इधर पे भी क्या होगा, m/4 आएगा। अब देख लीजिए एक जा रहा इधर, एक जा रहा इधर, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस दे देगा, ये हो जाएगा क्या। अगर मैं इस एंड की बात करूंगा, इस एंड पे अगर मैं इस एंड के लिए बात करूं, इस एंड पे क्या हो जाएगा, इस एंड पे हो जाएगा WL/8 और माइनस m/4। इस एंड पे फिक्स्ड एंड मोमेंट ये आया, और इस एंड पे बात करूं मैं तो क्या आएगा WL/8 प्लस m/4। इस एंड पे फिक्स्ड एंड मोमेंट ये आया। तो आपको पता है कि ये डिफरेंस है, तो ये वैल्यू क्या आएगा, मिनिमम आएगा, और ये वैल्यू क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो सर्कमफ्रेंस पे स्ट्रेस बोला, सर्कमफ्रेंस पे मैक्सिमम स्ट्रेस होगा। तो मैक्सिमम स्ट्रेस के लिए अगर इसमें बात करूं तो मैक्सिमम स्ट्रेस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सिग्मा इक्वल टू m/i इंटू वाई लिखते हैं हम लोग। और i इंटू वाई को आप z भी लिख सकते हो। तो आप उसी फॉर्म में लिख दीजिए। और उसके बाद पहले तो आप मोमेंट निकाल लीजिए कि ये कितना आ रहा है, यही तो है हमारा मोमेंट। तो मोमेंट का वैल्यू पहले, अगर मैं वैल्यू पुट करके यहाँ पे मोमेंट निकालूं ताकि यहाँ मोमेंट में डायरेक्ट रख सकूं, तो W का वैल्यू कितना है 250 और L का वैल्यू कितना है 2.4। 250 इंटू 2.4 डिवाइड बाई 8 प्लस m/4। m कितना है, मोमेंट रखा है 125 डिवाइड बाय 4। तो ये वैल्यू आपको कितना आ रहा है, कैलकुलेटर निकालिए और फटाफट कैलकुलेट कर लीजिए। मैं भी कर रहा हूँ और आप सब भी करेंगे लगे हाथ। 250 डिवाइड बाय 8, ये कितना आ गया 31.25 इंटू 2.4, तो ये कितना आ गया 75। ये आ गया 75 और इधर आ गया 125/4, तो ये हो गया 31.25 और इसको लिख दीजिए 31.25 और प्लस 75 और 31.25 प्लस 75 करिए, तो ये कितना हो गया 106.25 हो गया। ये हो गया 106.25, ये इतना का मोमेंट आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे मोमेंट रख देंगे हम, और यहाँ पे मोमेंट कितना रखेंगे 106.25
डिवाइड बाय आई। आई के लिए क्या करना है कि बी डी क्यू बाई 12 आई के लिए हमें यहाँ पे बी डी क्यू बाई 12 रखना पड़ेगा। और उसके बाद अगर y का वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल बार ऑफ 40 mm डायमीटर, यानी कि आपका रेक्टेंगुलर नहीं है, सर्कुलर बार है, तो पाई बाय आपको रखना पड़ेगा पाई बाय 32 डी टू द पावर, यहाँ पे रखना पड़ेगा पाई बाय 32 डी क्यू रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको रखते हैं और इसी को डी क्यू मैं डायरेक्ट किसके बन डी टू द पावर 4 होता है, और y का डी बाई 2 करेंगे तो पाई बाय 64 डी टू द पावर 4 होता है। यानी कि चलिए मैं लिख ही देता हूँ, m बाय आई को क्या लिखेंगे पाई बाय 64 डी टू द पावर 4 इंटू, और इसको y को लिखेंगे क्या डी बाई 2। तो डी बाई 2 से उल्टा करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा m बाय पाई बाय 32 डी टू द पावर 3, ये आएगा। तो यहीं पे मैं पाई बाय 32 यहाँ पे रख रहा हूँ, पाई बाय 32, और डी का वैल्यू कितना दे रखा 40 mm दे रखा है, तो 40 का क्यूब कर देंगे 125 पॉइंट, और ये हो जाएगा। और इसको ये लाना किस में है, न्यूटन में लाना है, तो ये किलोमीटर में आया है, इसको 10 टू द पावर 3 से और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर देंगे और ये आंसर आ जाएगा हमें। तो इतना कितना आ गया 106.25 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 32 डिवाइड बाय पाई इंटू 40 का क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे और आंसर पाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया कितना 106.25 इंटू 32 और ये हो गया 32 और डिवाइड बाय कर दिए 40 क्यूब, डिवाइड बाय 40 क्यूब। तो इसको क्या करेंगे 106.25 डिवाइड बाय 40, फिर से डिवाइड बाय 40 और फिर से डिवाइड बाय 40, 3 बार 40 कर दिया, और इंटू करेंगे 32 इंटू 32 किया, और इंटू 1000 और डिवाइड बाय 3.14, यह आया 16.9187। इसको रखिए 16.9187 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब मैच कर लीजिए 16.9, तो आपका आंसर हो गया कौन सा, आपका आंसर हो गया डी। 78 हो गया, 79 पे आते हैं। 79 पे कर रहा है स्टील वायर ऑफ 20 mm डायमीटर, एक स्टील वायर है जिसका डायमीटर कितना है 20 mm है, एंड बेंड इनटू अ सर्कुलर शेप ऑफ 10 मीटर का रेडियस है। E इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा है जो 2 इंटू 10 टू द पावर 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द वायर। मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस को हमको पता है, क्या लिखते हैं m अपॉन आई इंटू वाई, m इंटू आई इंटू वाई। तो इसको क्या लिखते हैं, और इसको अगर मैं आपको एक ये बना के दिखा दूं, चलिए मैक्सिमम मोमेंट लिखोगे स्टील वायर 20 mm डायमीटर दे रखा है और सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस इतना है ना, तो यहां से मोमेंट नहीं ई के टर्म में दे रखा है ना, ई के टर्म में दे रखा है, तो बेसिक इक्वेशन यूज करते हैं हम। ठीक है, बेसिक इक्वेशन यूज करके देखते हैं क्या आता है। m अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इक्वल टू ई बाय आर। ठीक है, और यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा है, तो इन दोनों को मैं कंपेयर करके चलूंगा। ठीक है, तो सिग्मा स्ट्रेस को लिख सकता हूं मैं कितना ई बाय आर, ई बाय आर इंटू वाई लिख सकता हूं, और ई का वैल्यू दे रखा है कितना 2 इंटू 10 टू द पावर 6, ये केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, और इसी में आंसर चाहिए तो इसको रहने देते हैं, और डिवाइड बाय आर, रेडियस कितना दे रखा है 10 मीटर, तो 10 इंटू 10 टू द पावर 3 mm हो गया। और y का वैल्यू आपको y का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा 20 mm का डायमीटर है, तो एक्सट्रीम फाइबर तक जाएगा, तो 20/2 इसको ये आ जाएगा mm में, ये mm और ये mm चला गया, और ये 10 और ये 10 चला गया, और 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर 6 से चला गया, तो 10 टू द पावर 3 बच गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया, सिग्मा आपका वैल्यू कितना दे रहा है 2 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आया, ठीक है। ये आ गया मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस। ये मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस आया किस बार में, इस बार में। इसका आंसर आ जाएगा आंसर ए। 79 का आंसर हो जाएगा कौन सा, ए हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है 680 में कह रहा है होमोजेनियस प्रिज्मेटिक बार सिंपली सपोर्टेड बीम इज सब्जेक्टेड टू अ पॉइंट एफ, the load can be placed anywhere in the along the span of the beam, then the very maximum flexural stress developed in the beam। maximum flexural stress बोल रहा है, मैं मान के चल रहा हूं कि ये l/2 डिस्टेंस पे लग रहा है, ये भी l/2 डिस्टेंस पे लग रहा है और b/2 दे रखा है आपको। तो मैक्सिमम इसमें क्या है, मैक्सिमम फ्लेक्सुरल स्ट्रेस पूछ रहा है आपसे। तो मैक्सिमम फ्लेक्सुरल स्ट्रेस लिखने के लिए क्या लिखते हैं, m सिग्मा इक्वल टू m अपॉन आई इंटू वाई लिखते हैं, और इसी को क्या लिखते हैं, m/z लिखते हैं, इसी को m/z लिख सकते हैं। और इसमें मोमेंट निकालना है, तो मोमेंट के लिए पहले मैं आपको एक रफ डायग्राम बता रहा हूं कि अगर ये कोई बीम है और ये सेंटर पे पॉइंट लोड लग रहा है, ये l/2 है और ये l/2 है, तो ये रिएक्शन कितना आ जाएगा, p/2 और मैक्सिमम मोमेंट कहाँ होगा, इसी पॉइंट पे मैक्सिमम मोमेंट होगा। तो मैं निकाल देता हूँ मैक्सिमम मोमेंट का वैल्यू अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, p/2 इंटू l/2 दैट इज PL/4। तो यहां पे रख दूंगा मैं क्या, PL/4, और P को बोल रहा है कि पॉइंट लोड F के टर्म में रखना है। तो मैं यहाँ पे P को F रख रहा हूँ, P को मिटाओ और इसको F के टर्म में रखते हैं वैल्यू, ठीक है। F के टर्म में वैल्यू रखेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, FL/4 और डिवाइड बाय Z का वैल्यू रखना है। तो Z इसमें इसका Z का वैल्यू कितना आता है, Z का वैल्यू लिखते हैं इसको BD²/6। BD²/6 कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। Z इक्वल टू होता है I/Y और I को लिखते हैं BDQ/12 और डिवाइड बाय D/2। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो BDQ/12 इंटू 2/D, तो D से D कट गया तो D² बच गया और D से 6 कट गया तो हुआ ना BD²/6। ये BD²/6, यही Z का वैल्यू BD²/6 मैंने यहाँ रखा है, तो मैं यहाँ पे भी रख देता हूँ BD²/6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करता हूँ मैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि FL/4 इंटू 6/BD²। अब मैं करूँ तो इसको 2 तिहाई के 6 और 2 दूना 4, तो ये कितना आएगा 3FL/2BD²। ये आया आपका कितना, ये आया आपका सिग्मा का वैल्यू, यही आया आपका सिग्मा का वैल्यू। तो सिग्मा इक्वल टू ये 680 का बात कर रहे हैं ना, 680 में आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, 3FL/2BD²। ये आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 680 हो गया, 681 पे आते हैं। 681 में कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है द स्पैन ऑफ कैंटिलीवर बीम इज 2 मीटर। एक कोई कैंटिलीवर है और 2 मीटर का स्पैन है, ठीक है। और द स्पैन ऑफ अ कैंटिलीवर 2 मीटर का बीम है। इसको क्या करिए कि ये एक कोई स्पैन है और ये 2 मीटर का कैंटिलीवर बीम है द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बीम एज हॉलो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एक्सटर्नल साइड डायमीटर हॉलो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है। हॉलो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन बना लीजिए, स्क्वायर है तो 100 और 100 दोनों बराबर ही होगा, ठीक है। और आई का वैल्यू आपको दे रखा है, 4 × 10⁵ mm⁴ और बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ द बीम इज 100 N/mm। बेंडिंग स्ट्रेस का भी वैल्यू आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 100 N/mm²। इसको रख दीजिए। सेफ कंसंट्रेटेड लोड एट द फ्री एंड विल बी, बोल रहा है सेफ यहाँ पे एक कोई लोड लग रहा होगा, तो बोल रहा है ये लोड कितना होगा एट फ्री एंड पे, ठीक है। तो लोड के लिए अब मैं बेंडिंग स्ट्रेस की टर्म में बात करूंगा तो इसको क्या लिखूंगा, सिग्मा इक्वल टू m/I इंटू वाई लिखूंगा और सिग्मा इक्वल टू m/z लिखूंगा, ये लिखूंगा m/z लिखूंगा। चलिए ठीक है, तो अभी सिग्मा स्ट्रेस आपको दे रखा है, सिग्मा कितना दे रखा है 100 N/mm²,
100 न्यूटन पर mm स्क्वायर दे रखा है, और m का वैल्यू अभी मैं m ही रख रहा हूँ, और इसको m का वैल्यू m ही रख रहा हूँ, और i बाय y को z रखा है। z क्या होगा स्क्वायर सेक्शन के लिए, bd स्क्वायर बाय 6 लिखते हैं, bd स्क्वायर बाय 6, तो b 100 d स्क्वायर मतलब कि 100 का इंटू 100 का bd स्क्वायर, और डिवाइड बाय 6, तो ये कर दिया मैंने डिवाइड बाय 6, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, नहीं i का वैल्यू आपको डायरेक्ट दे रखा है, तो आप इसको i के टर्म में ही रखिए तो ज्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है। अब मैं ऐसे वैसे मैं इससे भी कर सकता था, पर मैं इसको ऐसा नहीं लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा i जब दे रखा है मुझे, तो मैं i को यूज कर लूंगा यहाँ पे, और i का वैल्यू लिखूंगा 4 इंटू 10 टू द पावर 5 mm टू द पावर 4 इंटू y को लिखूंगा d बाई 2 यानी कि 50 mm, यानी कि 50 mm हो गया। तो y इक्वल टू क्या लिखता हूं मैं, d बाई 2 यानी कि 50 mm हो गया, mm हो गया। चलिए ठीक है, चलिए mm स्क्वायर, और एक ये mm टू द पावर 4 कट गया तो mm स्क्वायर बच गया, और एक mm से एक mm स्क्वायर का एक mm चला गया, ठीक है। अब इसको क्या करूंगा मैं कि ये हो जाएगा, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये 50 टाइम्स 2, दो बार में ये बार कट गया, 4 दूनी 8, तो यहां से मैं लिख सकता हूं m इक्वल टू लिख सकता हूं कितना, 8 इंटू 10 टू द पावर 5, 8 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन, और मोमेंट है तो न्यूटन मीटर में होगा, न्यूटन पर मीटर में होगा, ठीक है। एक mm तो ये भी बच गया ना, न्यूटन mm हो गया ना, ये न्यूटन mm हो गया। तो m, अगर इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं मोमेंट की, तो ये मोमेंट कितना आएगा, w इंटू 2 मीटर, w इंटू 2 मीटर, तो यहाँ पे रख देता हूं मैं w इंटू 2 मीटर को मैं mm बना देता हूं, ये mm इक्वल टू ये हो गया 8 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन इंटू mm, ठीक है। mm से mm कट गया, और 1 2 3, और ये 5 0 कट गया तो स्क्वायर बच गया, और ये 10 का स्क्वायर, और ये बच गया 2 चौका 8 यानी कि 400। तो W इक्वल टू कितना आया, 400 न्यूटन, W इक्वल टू 400 न्यूटन, दैट इज ऑप्शन डी। 681 का आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपका हो गया 681। 682 पे आते हैं। 682 पे बताया कैंटिलीवर बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस, नहीं कैंटिलीवर नहीं, अ टिम्बर बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ लेंथ 8 मीटर, लेंथ दे रखा कितना 8 मीटर का, इज सिंपली सपोर्टेड बीम है और 8 मीटर का लेंथ है। चलिए मैं सिंपली सपोर्टेड बीम बना देता हूँ, 8 मीटर का लेंथ बनाता हूँ, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 12 किलोमीटर मीटर का लगा देता हूँ, 12 किलोमीटर पर मीटर का लोड भी लगा दिया। चलिए, और ओवर द एंटायर स्पैन ऑफ द लेंथ एंड द पॉइंट लोड 10 किलोन्यूटन एट 3 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट। अगर ये लेफ्ट सपोर्ट है, यहाँ से 10 किलोन्यूटन का लोड लगा दूंगा मैं 3 मीटर पे, यहाँ से 10 किलोमीटर का लोड लगाया, और ये डिस्टेंस होगा 3 मीटर। तो ये अगर ये डिस्टेंस 3 मीटर हुआ तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 मीटर का, और ये पूरा डिस्टेंस कितना है, ये पूरा डिस्टेंस है आपको, पूरा डिस्टेंस है 8 मीटर का, ये पूरा डिस्टेंस 8 मीटर का दे रखा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। द डेप्थ इज 2 टाइम्स द विड्थ। डेप्थ जो है, अगर ये विड्थ है और ये अगर डेप्थ है, अगर मैं इसको बोल रहा हूं कि ये विड्थ है और ये डेप्थ है, चलिए दोबारा से बनाते हैं। अगर ये विड्थ है और ये 12 टाइम्स ऑफ बी है, डेप्थ है 12 टाइम्स ऑफ बी, एंड द स्ट्रेस इन द टिम्बर इज नॉट एक्सीडेड टू 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, व्हाट इज द सुटेबल डेप्थ ऑफ द सेक्शन। ये जो वैल्यू आपको दे रखा है, ये दे रखा है नॉट एक्सीडेड, सी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का वैल्यू आपको इसमें क्या कर रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। चलिए अब आगे, पहले हम इसको आगे बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे कि RA और RB का वैल्यू निकाल देंगे। अगर मैं इसको A बोलता हूं और इसको B बोलता हूं, तो RA और RB का वैल्यू निकालेंगे। तो इसको मैं कुछ कंसेप्ट लगा रहा हूं फटाफट जिससे हो जाए, आप भी वैसा ही करिएगा। 12 8 96, 96 का आधा कितना हो जाएगा 48, 48 गुना 96 होता है,
48 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो रहा है 6 में 96, तो आधा आधा बढ़ जाएगा 48 और प्लस। और दूसरा लोड, अगर मैं इस पॉइंट के लिए पॉइंट लोड की बात कर रहा हूँ और इस पॉइंट पर मुझे निकालना होगा, तो मैं P इंटू 5 डिवाइड बाई 8 करूंगा और 50/8 करूंगा तो कितना हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 8 कर दूंगा, तो यहाँ से मुझे आएगा 6.25 और 48, तो 48 6 54 54। आप निकाल लीजिएगा, बेसिक कंसेप्ट से भी निकालोगे तो भी उतना ही आएगा। और मैं इसको फटाक से करने के चक्कर में 2 पॉइंट, अब आपको बहुत सारा प्रैक्टिस मैंने करा दिया इसलिए मैं इसको थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 54.25 ये कितना आया 54.25 किलो न्यूटन का ये आया। तो ये आ गया आरबी का वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो कितना लिखूंगा, टोटल लोड बताओ कितना आ रहा है 96 प्लस 10 ये हो गया कितना 106 और 106 माइनस 54.25 51.75, तो ये आ गया 51.75। आपको ये पता चल गया। अब मैं इसका क्या करूंगा, इसका मैं एसएफडी ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। एसएफडी ड्रॉ करने के लिए मैं दूसरा पेन लेकर रहा हूं और ये पेन ले लिया। चलिए इस पे कितना आ रहा है 54 इसको बोलता हूं 54.25 और उसके बाद क्या है ये जाएगा आपको डिक्रीज करते हुए, यहां से क्या करेगा इंक्लाइन जाएगा, इंक्लाइन गया यहां तक और ये आ गया यहां तक। उसके बाद 10 न्यूटन का लोड नीचे जाएगा, फिर ये क्या होगा यहाँ से 0 जाएगा और फिर ये यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये है आपका यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर का है, ये 3 मीटर का है। और ये अगर मैं डिस्टेंस मान लूँ कि ये डिस्टेंस कुछ भी हो रहा है तो मैं ऐसा करता हूँ, ये 5 मीटर है तो इसको मैं अगर x मानूंगा तो ये 5 माइनस एक्स हो जाएगा, 5 माइनस एक्स हो जाएगा ये। तो मैं इसी को मान लेता हूँ कि ये डिस्टेंस हमारा x है यहाँ से, तो ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स। तो दोनों को जोड़ेंगे 5 मीटर का हो गया और ये कितना 50 और यहाँ पे जो लोड लग रहा होगा वो और मैक्सिमम, अब यही इसी पॉइंट पे हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आने वाला है और यहाँ पे क्या हो जाएगा 51.75 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, ठीक है। चलिए अब अगर मैं बात करूं कि अगर इसी पॉइंट पे मुझे मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का mx का लिखना पड़ेगा इक्वेशन, तो मैं कितना लिखूंगा 51.75 इंटू एक्स, 51.75 इंटू एक्स माइनस करना पड़ेगा मुझे, ये तो माइनस में आएगा और इधर वाला आएगा प्लस में। प्लस में मैं लिखूंगा कितना कि w इंटू एक्स स्क्वायर, w यानी कि 12x स्क्वायर, 12 इंटू एक्स बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2, 12x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ये लिखूंगा मैं यहाँ इधर के लिए 12x स्क्वायर बाई 2 और ये हो गया हमारा mx। और मैं अगर मैक्सिमम पॉइंट के लिए मुझे बात करना पड़ेगा तो dmm इसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर रख दूंगा तो उससे क्या आएगा मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसको मैं लिखता हूँ dm बाई dx इक्वल टू 0 करूंगा तो ये कितना लिखूंगा मैं dm बाई dx इक्वल टू 51 माइनस 51.75 प्लस ये हो जाएगा कितना 12/2 माने कि 6 हो गया, 6 एक्स स्क्वायर का 3x स्क्वायर बाई 2, 3x बाई 2, तो ये हो गया 3, तो ये होगा कितना, ये हो जाएगा कितना 12, ये हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कितना 2x स्क्वायर ना, 2x यहाँ जाएगा, सॉरी इसको अच्छे से, इसको ये नहीं होगा, इसका डिफरेंस एक्स स्क्वायर का ये जाएगा कितना 6 इंटू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x स्क्वायर 2x हो जाएगा, ठीक है, हाँ 2x हो जाएगा। चलिए 2x हो जाएगा और इसको क्या करूंगा मैं बराबर इक्वल टू क्या करूंगा, इक्वल टू 0 के बराबर पुट कर दूंगा। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा मुझे x इक्वल टू 51.75 डिवाइड बाय 6, 51.75 डिवाइड बाय 6, 51.75 डिवाइड बाय 6, ये आया 6 नहीं 12, 6 गुना 12 है, 12 है तो डिवाइड बाय 12 होगा, 12 नहीं होगा, 6 नहीं होगा 12 होगा। इसको 12 करिए, इसको कर दिया 12, 51.76
51.76 डिवाइड बाय 12, तो ये कितना आ जाएगा 4.313, तो 4.313 मीटर हो गया। ठीक है, इसको लिख दूंगा मैं 4.313 मीटर हो गया। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, अगर मुझे यहां तक मिल गया तो मैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल सकता हूं इस पॉइंट पे। अगर मैं बीएमडी बनाऊंगा तो इसी पॉइंट पे आएगा, तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना पे, एट 4.313 पे निकालूंगा। तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस के लिए उसी में इसमें वैल्यू रख दूंगा 51.75 इंटू 4.13, और ये हो जाएगा कितना -12 इंटू इसको करना ना 12 इंटू एक्स का वैल्यू कितना रखेंगे, -12 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब 4.313 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। इसको ये आया, इसको अगर मैं सॉल्व करके लिखूं तो इसका वैल्यू आ जाएगा कितना, इसका वैल्यू मुझे मिल जाएगा, आप लोग सॉल्व करेंगे, मैं इसका वैल्यू आपको लिख रहा हूँ 111 कितना आ रहा 51.75 इंटू 4.313 और माइनस ये हो जाएगा कितना 12 इंटू 4.313 इंटू 4.313 और डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये वैल्यू आ रहा है, और ये कितना आ रहा है आप लोग देख लेंगे, यही कैलकुलेशन है 111.58 रख रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये मैक्सिमम बेंडिंग, ये मिल गया आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अब बोल रहा है कि अब इसको अब आया है यहाँ पे, ये वैल्यू आपको दे रखा है, कितना, ये दे रखा है आपको, इसको यहां से लिखता हूं मैं 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू 11.58 डिवाइड बाय, और 11.58 और डिवाइड बाय, इसको क्या लिखूंगा मैं BD स्क्वायर बाय 6, तो y को लिखूंगा BD स्क्वायर बाय 6, तो B इंटू 2D स्क्वायर डिवाइड बाय 6। अगर मैं इसी को सॉल्व कर दूं, BD स्क्वायर बाय 6 को ही सॉल्व कर दूं, तो मैं यहां से कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां से करूंगा BD स्क्वायर 2B स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ पे, तो एक मिनट मैं इसको पूरा प्रॉपर लिखूंगा, क्योंकि यही है कैलकुलेशन का मेन पार्ट, और ये ना गड़बड़ा जाए मेरा, मैं इसको भी मिटाता हूं। ठीक है, और अभी यहां लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और इक्वल टू लिखूंगा क्या, m इक्वल टू 11.58 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइड बाय, और इसको लिखूंगा क्या मैं b इंटू 2d स्क्वायर, BD स्क्वायर बाय BD क्यूब बाय 12 इंटू D बाय 2 लिखते हैं, तो 2D बाय 2 लिखेंगे, तो 2 से 2 कट गया, B से B कट गया, और ये क्या हो जाएगा, B से B कट गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2B क्यूब, ये मुझे बन जाएगा कितना 2B क्यूब। इसको मैं, अब तो जगह ही नहीं मिल रहा है, मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे, इसको मिटाओ, ये आई होप आप सबने देख लिया होगा। मैं इसको मिटाता हूँ, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, और इसको मैं निकालता हूँ। ये हो जाएगा 10 इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं 111.58 डिवाइड बाय B इंटू 2B क्यूब बाय 12 और इंटू 2B बाय 2 D हो गया, और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 10 इक्वल टू 111.58 इंटू 12 डिवाइड बाय B से B काट दो, तो ये क्या हो जाएगा 2B
का होल क्यूब, 2b का होल क्यूब, और 12 ऊपर चला गया। अब मैं यहाँ से सॉल्व करूंगा और b का वैल्यू निकालूंगा। b का वैल्यू निकालूंगा तो डिवाइड बाय 8 हो जाएगा। 11,111.58 डिवाइड बाय 8 इंटू 12 और इंटू 12 और डिवाइड बाय 10, और ये इससे निकालना पड़ेगा मुझे b का वैल्यू 3 बार में। तो ये आ रहा है मुझे कितना, ये आ रहा है मुझे आपको इंटू 10⁻³ भी तो करना पड़ेगा, इंटू 10⁻³ भी करो, इंटू 10⁻³ भी कर दिया। तो अब इसको निकालना पड़ेगा। अब यहाँ से b का वैल्यू आएगा, b का वैल्यू आएगा मुझे कितना 0.2557, 255.7, b का वैल्यू आया 0.2557। तो डेप्थ का वैल्यू निकालना है, डेप्थ इक्वल टू 2b लिखना है, तो 0.2557 और इंटू 2 करना पड़ेगा, 0.2 इंटू 0.2557 और 7, और ये इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.2557 इंटू 2 करो, 0.5114 5114 आ रहा है, 0.5114। तो 0.5114 ये आएगा मीटर में। तो मीटर को mm बनाओगे तो यहाँ से b, यहाँ से मतलब d का वैल्यू आएगा, ये d का वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ से d का वैल्यू आ जाएगा कितना, 1000 से करो 511 आ जाएगा, 511.4, 511.4 यानी कि 512 रख सकते हैं हम, 512 रख सकते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, इसको देख लेंगे थोड़ा ध्यान से, ठीक है। 583 पे आते हैं। 583 में कह रहा है the portion of the second moment area about the centroidal axis of the second moment area about the base of the rectangle section। देखिए अगर अगर सेंट्रोइडल एक्सिस की बात करेंगे तो अगर रेक्टेंगल सेक्शन है तो इसको लिखते हैं BD³/12, और अगर मैं बेस के अकॉर्डिंग बात करूंगा तो इसको लिखता हूं मैं BD³/3। तो अब बोल रहा है कि द proportion of the second moment area about the CG to the second moment area about the base। तो I of CG डिवाइड बाय I of base करिए, डिवाइड बाय ये हो जाएगा BD³/12 इंटू 3/BD³। BD से Q से BD³ कट गया, 1/12 से 1/4 कट गया, तो ये हो गया आपका 0.25 दैट इज 63 का आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 683 हो गया, 684 पे आते हैं। 684 पे कह रहा था सेंटर ऑफ जायरेशन ऑफ द थिन हॉलो कोन लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीजी की बात कर रहा है, लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री एट हाइट। देखिए अगर आपको हॉलो कोन दे रखा होगा, पहले मैं सॉलिड कोन बना रहा है, इसको मान लेता हूँ मैं सॉलिड है और सॉलिड कोन है ये, ठीक है। और एक आपका दे रखा, अगर ये आपका हॉलो कोन है, ये आपका हॉलो कोन के लिए मैं बना रहा हूं, ये आपका मैंने बता दिया कि चलो ये भाई आपका हॉलो कोन है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बात करूं कि अगर मैं हॉलो कोन के लिए बात करूं, हॉलो कोन का अगर मैं इसकी बात करूं, ये आपका आ जाएगा सीजी आएगा बेस से कितने डिस्टेंस पे, h/3 पे, और टॉप से कितने डिस्टेंस पे, 2h/3 पे। ये आता है किसके लिए, हॉलो सेक्शन के लिए, ठीक है। और अगर मैं बात करूं सॉलिड क्रॉस सेक्शन के लिए, तो सॉलिड क्रॉस सेक्शन के लिए अगर मैं बात करूंगा तो सॉलिड क्रॉस सेक्शन के लिए होता है h/4 फ्रॉम बेस होता है। अगर मैं इसका भी मार्किंग कर दूं तो ये आता है, अगर ये सॉलिड है तो ये आ जाएगा h/4। ये डिस्टेंस को मैं h बोल रहा हूँ, ये याद रखिएगा, ये यहाँ से यहाँ तक ये h है, और ये भी यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा डिस्टेंस h। अगर और h/4 तो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 3h/4, ठीक है। यही हो जाएगा CG, ये भी इसका भी क्या है CG है। और याद रखेंगे ये हमारा
ये हमारा सॉलिड है और ये हमारा हॉलो है, ये हमारा हॉलो सेक्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसका 684 का आंसर कौन सा हो जाएगा? 1/3 ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द बेस, ये हो जाएगा आपका आंसर 684 का। 685 पे आते हैं। 685 में करा, द डेप्थ इज केप्ट कांस्टेंट फॉर अ बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ देन द विड्थ ऑफ द width will be very proportional to the where m is the bending moment। अगर मैं इसमें बात करूं, आपको एक इक्वेशन पता होगा, m अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इक्वल टू ई बाय आर, आपको पता है m अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इक्वल टू ई बाय आर। ठीक है, अगर मैं इसको बेंडिंग स्ट्रेस के टर्म में लिखूं, मैं इसको अगर इसको लिखता हूं मैं, तो इसको क्या लिखता हूं? सिग्मा इक्वल टू लिखूंगा m अपॉन आई इंटू y लिखूंगा, और सिग्मा को लिखूंगा, इसको m को तो m ही रखूंगा मैं, और i को रखता हूँ बी डी क्यू बाई 12, और इसको रखता हूँ d बाई 2। तो ये क्या लिखेंगे? m बाय बी डी स्क्वायर बाई 6, बी डी स्क्वायर बाई 6। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ? 6m बाय बी डी स्क्वायर। तो सिग्मा इक्वल टू 6m बाय बी डी स्क्वायर, सिग्मा m बाय 6 बाय बी डी स्क्वायर, ये वैल्यू आया। अब इसमें कह रहा है कि, अब इस पे आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैं then the width will be vary when the uniform strength then its width will be very proportional to the moment। width और moment का रिलेशन पूछ रहा है। तो width और moment का रिलेशन अगर मैं बात करूं, अगर मैं डेप्थ को कांस्टेंट रख देता हूं यहाँ पे, तो डेप्थ को कांस्टेंट रखूंगा तो width moment के क्या हो जाएगा? अगर डेप्थ कांस्टेंट है तो मैं bx लिखूंगा यहाँ पे, bx इक्वल टू 6m बाय, अगर डेप्थ कांस्टेंट है सिग्मा इंटू डी लिखूंगा। तो बी एक्स हमारा जो ये वाला वेरिएबल टर्म है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ रहा है? एम के आ रहा है। विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम आ रहा है। अगर मैं इसी जगह पे अगर इफ विड्थ कांस्टेंट, इफ अगर आपका डेप्थ कांस्टेंट है तो डेप्थ कांस्टेंट है, और अगर इफ विड्थ कांस्टेंट, अगर आपका विड्थ कांस्टेंट होगा तो ये क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6m बाय बी और सिग्मा। ठीक है, तो यहां से हम देख रहे हैं क्या, तो ये डी एक्स स्क्वायर जो है, इसका जो ये डी एक्स स्क्वायर है, हाँ इसको, ये जो dx स्क्वायर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? m के। तो dx किसका? dx इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m हो गया। तो यहां से अगर मैं देख रहा हूं, अगर मैं विड्थ को कांस्टेंट कर दूं, विड्थ को अगर कांस्टेंट कर दूं तो डेप्थ का वेरिएशन मोमेंट के साथ रूट में आएगा, पैराबोलिक वेरिएशन होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ लीनियर वेरिएशन आ रहा है जब डेप्थ को कांस्टेंट कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 685 का अगर बात करें तो 685 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 685 से 686। A simply supported beam carries a central concentrated load। simply supported beam है और central concentrated load है P। ठीक है, और लोड सेंट्रल कंसंट्रेटेड लोड W, ये W है, P नहीं है। चलिए W और P कोई नहीं है तो रोटेशन की बात है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है कितना? 300 mm स्क्वायर, 300 mm स्क्वायर, एंड द शियर स्ट्रेस एट द न्यूट्रल एक्सिस एट अ लेयर इज 5 न्यूटन पर mm। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ W किलोन्यूटन? अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और सेंट्रल सपोर्टेड बीम कैरीज अ सेंट्रल कंसंट्रेटेड लोड, तो ये क्या हो जाएगा? W/2, और ये क्या हो जाएगा? W/2, ये दोनों W/2। अब मैं अगर m की बात करूं तो W/2 इंटू L/2 WL/4, ये आ गया आपका मोमेंट WL/4। ठीक है, अब क्या करना है? WL/4 आ गया। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और बोल रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है 3000 और न्यूट्रल एक्सिस, देन द शियर स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस। शियर स्ट्रेस और न्यूट्रल एक्सिस पे आपका शियर स्ट्रेस का वैल्यू भी दे रखा है, तो इसमें लगा दीजिए टॉ मैक्स इक्वल टू, क्या लिखते हैं? टॉ मैक्स इक्वल टू 3/2 टॉ एवरेज
और मैक्सिमम और न्यूट्रल एक्सिस पे एवरेज शियर स्ट्रेस कितना दे रखा है, न्यूट्रल एक्सिस पे शियर कितना दे रखा है 5, और 5 क्या दे रखा है न्यूटन पर mm स्क्वायर, और 3/2 को 3/2 ही रख देते हैं। टॉ एवरेज को क्या लिखेंगे, टॉ एवरेज को लिखेंगे v बाय व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ w पूछा है ना, तो मोमेंट तो मुझे निकालना ही नहीं था, w पूछा है तो सीधा निकल जाएगा v बाय एरिया। एरिया कितना दे रखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है 300 mm स्क्वायर, तो इसको मैं a को मिटा के 300 mm स्क्वायर रखता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है, इसको रख दूंगा 300 mm स्क्वायर, और mm स्क्वायर न्यूटन पर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और mm स्क्वायर तो गया, mm स्क्वायर गया, और ये हो जाएगा कितना 10/3 इंटू 300 इक्वल टू शियर फोर्स, और ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 10 टू द पावर 3 से 3 कट गया तो 1000 इक्वल टू शियर फोर्स कितना है W/2, इसको लिखूंगा W/2, तो ये यहाँ से W का वैल्यू कितना आ रहा है, शियर फोर्स को W को करेंगे तो 2000, ये आ गया 2000, अगर W किलो न्यूटन का जो भी लोड रहा होगा 2000 आ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 2000, तो 2000 किलो न्यूटन, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये हो गया आपका 2000। चलिए आगे बढ़ते हैं, 87 पे आते हैं। 87 में कह रहा 60 mm डायमीटर शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क लग रहा है 6 किलो न्यूटन मीटर का, और सी का वैल्यू दे रखा है आपको इतना, देन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस, तो टॉर्क लग रहा है, तो टॉर्क की केस में तो आपको पता ही है टॉमैक्स का वैल्यू क्या होता है 16T/πdq 16T/πdq। चलिए टॉमैक्स डायमीटर भी दे रखा है, तो टॉमैक्स का वैल्यू हम निकालेंगे 16T का वैल्यू कितना दे रखा है 6 किलो न्यूटन, 6 किलो न्यूटन को 6 रखिए, और 6 किलो न्यूटन को कितना रखेंगे 6 ही रख देंगे, या फिर न्यूटन को किलो न्यूटन को न्यूटन बना दीजिए, और न्यूटन पर mm स्क्वायर में नहीं है, मीटर स्क्वायर में नहीं है, πdq डी कितना mm में दे रखा है, तो इसको भी मीटर में है ना, ये इसको भी 10 टू द पावर 3 करिए, तो ये क्या हो जाएगा न्यूटन mm में हो गया, और डिवाइड बाय पाई का वैल्यू तो पाई रख देते हैं, और डी कितना दे रहा है 60 का क्यूब दे रखा है, 60 का क्यूब दे रखा है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 6 और 10 टू द पावर 3, तो 10 टू द पावर 3 तो गया, ये 96 डिवाइड बाय पाई इंटू 36 गुना 6 यानी 36 गुना 216 और इंटू 10 टू द पावर 3 और इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 3 कट गया, और ये कितना हो जाएगा, और 6 से काटूं मैं, 6 से काटूंगा तो 36, 6 से काटूंगा 6 4 के 36, 6 3 पे 6 16 मर्द में कटा 16 से, और 4 8 32 4 9 36 4 चौका 16, ये कर सकते 4 9 36 4 चौका 16, तो ये कितना हो गया 4000 डिवाइड बाय 9 पाई टॉमैक्स का वैल्यू आया 4000 डिवाइड बाय 9 पाई। इसको अच्छे से लिखना चाहो तो अच्छे से लिख देता हूं मैं, कोई मुझे इशू नहीं है इसमें, और ठीक है तो यहीं लिख देता हूं मैं, ये हो जाएगा कितना, ये नहीं ये वैल्यू रखूंगा मैं 4 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइड बाय 9 पाई, तो ये हो गया 4000 डिवाइड बाय 9 पाई, ये आ गया टॉमैक्स, ये आया आपका टॉमैक्स। अब मैच कर लीजिए 4000, ये आप आंसर आप कौन सा मैच कर रहा है, बी मैच कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आता है 87 के बाद 88 पे आते हैं। 88 में इफ द ब्रेड्थ ऑफ द बीम इज डबल देन द डेप्थ रिमेनिंग इज सेम, इफ breadth क्या beam is double and depth is remain same then the moment of inertia increases by, तो पहले तो करते हैं हम क्या कि पहला एक सेक्शन ये है और दूसरा सेक्शन ये है, बोल रहा है कि breadth of the beam is double, अगर ये B2B हो जा रहा है, अगर ये B है और ये D है,
और ये डेप्थ को क्या कर रहा है कि कांस्टेंट पहले जैसा ही है। तो इसके केस में देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का क्या लिखेंगे, बी डी क्यू बाय 12। इस केस में क्या लिखूंगा मैं, बी डी क्यू, बी का मतलब क्या होगा 2b और डी क्यू बाय 12। तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, 2b/d³ बाय 12 और b/d³/12, तो और ये b/d³/12, तो I इक्वल टू, अगर मैं इसको I डैश बोल दूं, I इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ I डैश इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ I डैश इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ I, इसको I रखेंगे, I डैश इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ I हो जाएगा। तो ये कितना टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। तो 688 का आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। 689 पे ये 689 पे द शियर स्ट्रेस ऑन प्रिंसिपल प्लेन, शियर स्ट्रेस ऑन प्रिंसिपल प्लेन क्या होगा, प्रिंसिपल प्लेन पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में कई बार बता रखा है। आपको जरा सा भी याद होगा तो हमने बताया था कि वो प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन होता है जहां पे नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, और उसी प्लेन पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। नॉर्मल स्ट्रेस तो उस प्लेन पे जीरो, नॉर्मल स्ट्रेस तो मैक्सिमम या मिनिमम होगा, जो भी होगा वो निकाल लेंगे। लेकिन अगर उसी प्लेन पे अगर हम शियर स्ट्रेस की बात करेंगे तो वो जीरो आएगा। ये कंसेप्ट आपको मैंने एसएफडी बीएमडी में कई बार बता रखा है, आप क्लास किए होंगे तो आपको पता होगा। 689 690 पे आइए। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस caused due to the shear force in a beam rectangular cross section, how much more percentage of the average value। बोल रहा है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस caused due to the shear force in a beam of rectangular cross section। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या लिखते हो आप भाई, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस लिखते हो 3/2 टाउ एवरेज रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का हाउ मच परसेंटेज द एवरेज वैल्यू, एवरेज का कितना परसेंटेज, एवरेज का कितना परसेंटेज वैल्यू है। तो 3/2 को कितना लिख सकते हो 1.5 टाउ एवरेज, और ये परसेंटेज में पूछ रहा है तो परसेंटेज में या तो आप डायरेक्ट कंसेप्ट से भी बता सकते हो और अदरवाइज आप उसको ऐसे भी बता सकते हो क्या, कि अगर मैं टाउ एवरेज, ये टाउ एवरेज का वैल्यू है तो टाउ मैक्स बाय टाउ एवरेज इक्वल टू कितना लिखोगे 1.5, और परसेंटेज में पूछा है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 100 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, परसेंटेज में बोला है ना, तो परसेंटेज में वैल्यू करूंगा तो डिवाइड बाय 100 करूंगा। 1.5 मतलब कितना होता है, 1.5 मतलब 3/2, और ये हो जाएगा कितना 50%, 3/2 यानी कि 1.5 दैट इज टाउ मैक्स इक्वल टू 50% हो जाएगा। 50% किसका, एवरेज का। टाउ मैक्स इक्वल टू कितना होता है 50% है एवरेज का, तो 50% है एवरेज का, दैट इज डी। ये 0.5 जो है ना यही है 50%, तो दैट इज ऑप्शन 690 का क्या आ जाएगा आंसर आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 691 द ल्यूडर्स लाइन ऑफ द मटेरियल इंडिकेट दैट, ल्यूडर्स लाइन पहले क्या होता है, ल्यूडर्स लाइन वो रहेगा जब आप किसी भी माइल्ड स्टील स्पेसिमेन को अगर टेंसाइल लोड के लिए टेस्ट करते हैं, जब टेस्ट करते हैं तो इलोंगेट हो रहा होता है, तो आप अगर उस पर देखोगे तो एक लाइन बन जाती है जहां से मटेरियल को फ्रैक्चर होना पड़ता है शियर में, जहां से फ्रैक्चर हो रहा है वहां उसके करस्पॉन्डिंग आपको धीरे धीरे एक पतली सी मतलब परत और या फिर डिफॉर्मेशन आपको दिखता चला जाएगा, उसी को बोलते हैं ल्यूडर्स लाइन। और ल्यूडर्स लाइन जो होता है शियर में 45, अगर टेंसाइल कर रहे हैं तो शियर में माइल्ड स्टील वीक इन शियर होता है, तो उसमें क्या होता है कि वो 45 डिग्री टू प्रिंसिपल प्लेन के 45 डिग्री पे वो लाइन आपको शो कर देगा अगर आप उसको मैच करोगे, तो वही होता है ल्यूडर्स लाइन। तो इसमें आइए द ल्यूडर्स लाइन ऑफ द मटेरियल इंडिकेट दैट द मटेरियल इज फॉलिंग इन शियर में जो मटेरियल फॉल करता है उसी को बोलते हैं शियर। तो यही है, आपको मैंने पूरा ये बता दिया आपको कि वो होता क्या है, वही चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 692 पे आते हैं। द फ्लोर हैज कैरी अ लोड ऑफ 12 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर
द फ्लोर इज सपोर्टेड ऑन द रेक्टेंगुलर जॉइस्ट each 100 mm wide, each 100 mm 300 mm deep and the 5 meter long. Maximum shear stress of the joist should not be exceeded 8 mn meganewton per meter square. The center to center distance of the joist will be, center to center distance of joist will be. देखिए अगर आपका ये कोई स्लैब होगा तो इसको अगर मैं 3D स्लैब बना के दिखाता हूँ, चलिए अगर ये आपका कोई स्लैब है, इसमें क्या होगा, इसमें भी ये आपका बहुत, और ये सारा सब पियर होगा, ठीक है, और ये पियर कैसा होगा, अगर 3D की बात करें तो ये एक ऐसा करके जा रहा होगा अंदर को और इसमें मैच कर रहा होगा, फिर ये ऐसे करके जा रहा होगा हर जगह, ये आपको अल्टीमेट लास्ट तक जा रहा होगा, ठीक है, और मैं इसको फिर ऐसे हो रहा होगा वहीं पे, और ये वैल्यू ऐसे, मोटा मोटी एक आपको मैं वो बताना चाह रहा हूं कि ठीक है, और फिर ये यहाँ और ये फिर यहाँ ऐसे जा रहा होगा, और इस पे क्या है आपका एक ये स्लैब है, ठीक है, और बोल रहा है कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को क्या बोला है, द फ्लोर सपोर्टेड ऑन द रेक्टेंगुलर साइड जस्ट 100 mm वाइड 300 mm डीप एंड मैक्सिमम स्ट्रेस इन द जॉइस्ट शुड नॉट बी एक्सीडेड 8 mm बोल रहा है, क्या ये बोल रहा है कि 8 mm है, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को मैं x बोल दे रहा हूँ, ठीक है, चलिए x बोल रहा हूँ, और मैं अगर इसमें से सेक्शन में काटूं, अगर मैं इसमें से सेक्शन काटूं तो ये क्या होगा, एक सेक्शन में ये काटता हूं और एक सेक्शन में ये काटता हूं, तो ये सेक्शन मैंने काट लिया, तो ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा, इसी पे जो जॉइस्ट पे आ रहा होगा तो वही होगा, ये मैंने आपको सेक्शन काट के दिखाया है, ये सेक्शन मैंने यहां से यहां तक, ये सेक्शन मैंने आपको ये सेक्शन मैंने काट कर लिया, ठीक है, चलिए, तो अब क्या होगा, अगर इसमें बात करूं तो आपको ये अब ऐसा दिखेगा, अब ये सपोर्ट जैसा हो गया, ठीक है, और ये डिस्टेंस, ये वाला जो पूरा ये वाला लेंथ है, ये तो सेंटर टू सेंटर का है, ये पूरा लेंथ जो है इसका, ये कितना दे रखा है, लेंथ है इसका 5 मीटर का, तो ये तो लेंथ हो गया 5 मीटर का, ठीक है, और सेंटर टू, अगर दो जॉइस्ट के बीच का बात करेंगे तो इसके सेंटर का एक्स डिस्टेंस है, ठीक है, तो मैं अगर इसमें अगर आपका रिएक्शन आपको मैं बता दूं तो रिएक्शन कितना आ जाएगा, 12 किलो न्यूटन का, अगर ये बोल रहा है कि लोड कैरी 12 किलो न्यूटन, द फ्लोर सपोर्टेड जो रेक्टेंगुलर जॉइस्ट ईच एज 100 mm वाइड एट 300 mm डीप, 100 mm वाइड 5 मीटर लॉन्ग, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑफ द जॉइस्ट शुड नॉट बी एक्सीडेड 8 मेगान्यूटन, द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द जॉइस्ट विल बी, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ जॉइस्ट बोल रहा है आपको, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको इस सेक्शन को काट रहा हूं तो एक जॉइस्ट पे कितना लोड आ रहा है आपका, एक जॉइस्ट पे पूरा आ रहा है 12 और इसको मैं x बोल रखा हूं, तो 12 इंटू एक्स डिस्टेंस पे काट कर रखा है, तो 12x का लोड आ जाएगा इस पे, ठीक है, और मैक्सिमम इस केस में अगर मैं मैक्सिमम लोड की बात करूं तो WL² 8 लिखूंगा, मैक्सिमम मोमेंट की बात करूंगा तो WL² 8 लिखूंगा, ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूं कि WL²/8 लिखता हूं, तो मैं इसको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के टर्म में लिखता हूं, तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम को W कितना दे रखा है, W दे रखा है, अब कितना हो जाएगा 12x इंटू और L² का बात करूंगा तो 5 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 3, यानी कि 5 मीटर का दे रखा है तो 5 इंटू 10 टू द पावर 3, और ये इसका हो जाएगा WL² डिवाइड बाय 8, अगर मैं ये डिवाइड बाय 8 आ गया, तो इसको अगर मैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लिखूं तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आया, x के टर्म में आएगा, x के टर्म में कितना आया, ये आएगा 5000 25 बाय 8 इंटू 10 टू द पावर, ये इतना आ जा रहा है, इसको किलोमीटर बनाएंगे तो 10 टू द पावर 1 3 तो चला गया, 5000, इसको मैं करूं तो 5000 और इंटू 12 और डिवाइड बाय 8 ये आ गया 7500, और 7500 और गुना
5000, ये आ गया 35, 50 और ये आ रहा है। तो इसको अगर मैं किलो न्यूटन में बनाऊंगा 10⁻³ से कर दिया है तो 10⁻6 करना पड़ेगा। तो 3 दूनी 37, ये आ रहा 375 पे कितना जीरो, 3250, तो 37.50 लिखना पड़ेगा। 37.50, ये 37.50 एक्स किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। मैक्सिमम बेंडिंग किलो न्यूटन मीटर में आ गया। अब लिखूंगा मैं बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन। अब मैं अगर मैं बात करूं बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन की, तो सिग्मा इक्वल टू, मैं क्या लिखता हूँ, सिग्मा इक्वल टू लिखता हूँ m अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा बाय वाई, m अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा बाय वाई। और मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस की बात कर रहा हूं मैं, तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस को लिखूंगा m अपॉन आई बाय वाई को लिखूंगा z, m बाय z लिख दूंगा, m बाय z लिख दिया। चलिए m बाय z लिख दिया। अब इसको क्या करूंगा मैं, m बाय z, चलिए m बाय z, तो m कितना आया, m आया 30, और मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस भी दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 8 न्यूटन दे रखा है ना, 8 × 10⁻3, 8 × 10⁻3 मेगा न्यूटन बोल रहा है, तो न्यूटन पर mm स्क्वायर ये हो गया, न्यूटन पर mm स्क्वायर में हो गया। और ये 8 × m को लिखिए 37.50 x और डिवाइड बाय z को z बोला था, z का वैल्यू mm में है, mm में बोल रहा है, तो mm में रख दो इसको। तो इसको रखेंगे कितना, 0.1 × 0.3, 0.1 × 0.3 का स्क्वायर, BD स्क्वायर बाय 6 रख लेंगे, तो 6 ऊपर चला जाएगा, चलो नीचे ही रख देता हूँ मैं। ये हो गया z का वैल्यू। और मैं अगर इसको यहाँ से सॉल्व करूँ, तो यहाँ से सॉल्व करके मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा, और x का वैल्यू मैं कर दूंगा 3 3 9 37 6 8 8 चौको 32, 8 चौको 32। इसको आप कैलसी से कैलकुलेट करेंगे तो इसमें x का वैल्यू आएगा आपको 0.32 मीटर, 0.32 मीटर। और आपको x का वैल्यू लिखेगा, मीटर को mm बनाओगे तो कितना लिखोगे, 320 mm, 320 mm। तो आपको 320 mm मिल रहा है ऑप्शन डी में। तो आपका आंसर हो जाएगा ना 692 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 693 पे आते हैं। 693 पे आ रहा है। 693 पे कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 693 पे कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। थ्योरी ऑफ द सिंपल बेंडिंग एजम्पशन पूछ रहा है आपका। द मटेरियल ऑफ द बीम इज होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक एंड ऑफ हुक्स लॉ। सही है, बात तो ये सही बोल रहा है, हुक्स लॉ को तो वैलिड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, ये प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, ये भी करता है, तो चलिए ये भी सही है। तब तीसरा ऑप्शन में आ रहा है ईच क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम सिमेट्रिक अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल प्लेन, ये भी सही है। द ईच क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम सिमेट्रिक अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल प्लेन, ये भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द यंग्स मॉडुलस ऑफ, इसमें क्या बोल रहा है लास्ट वाले में, यंग्स मॉडुलाई आर द सेम फॉर टेंशन एंड कंप्रेशन, ये भी ऑप्शन सही है। तो ये आपका एजम्पशन है, और ये चारों एजम्पशन आपके चारों के चारों सही है। और ये इस क्वेश्चन पे बना लीजिए स्टार मार्क, ये आपको क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन था यूनिफॉर्म बीम ऑफ लेंथ 6 मीटर कैरीज द अल्टीमेट लोड देखिए, अब यहाँ पे दे रखा है अल्टीमेट लोड दे रखा है 20 किलो न्यूटन इंक्लूसिव ऑफ सेल्फ वेट। द डिजाइन शियर फोर्स आपको पूछ रहा है, बोल रहा है कि द डिजाइन शियर फोर्स, आप इसमें मुझे बता दीजिए कि आप डिजाइन शियर फोर्स क्या रखोगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे आइए और अगला इसमें आपका डिजाइन शियर फोर्स पूछा है, तो आप इसमें पहले क्या करिए, बीम बना दीजिए। लेंथ कितना है 6 मीटर, और अल्टीमेट लोड बोल रहा है 20 किलो न्यूटन पर मीटर। 20 किलो न्यूटन पर मीटर बोले तो यूडीएल लगा रखा है इन्होंने। ठीक है, 20 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा रखा है। तो 20 किलो न्यूटन
और मीटर का यूडी लगा रहा है 6 मीटर का वो है, तो 20 छक्का 120, तो यहाँ आ जाएगा 60 और ये भी आ जाएगा 60। इसका शेयर फोर्स डायग्राम बना देंगे तो 60 और इंक्लाइंड जाएगा क्योंकि यूडीएल है तो ये भी आ जाएगा कितना 60। तो आपको क्या बोल रहा है द डिजाइन शियर फोर्स क्या आएगा, यही आएगा डिजाइन शियर फोर्स, तो 60 किलोमीटर ही है जो मैक्सिमम सपोर्ट पे आएगा वही आएगा। बीच पे कितना हो रहा है 60 से जाके 0 हो रहा है, फिर से 60 हो रहा है, तो आपका 60 किलोमीटर डिजाइन शियर फोर्स 60 किलोमीटर, दैट इज ऑप्शन क्या, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन आपका आ जाएगा सी, 694 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं 695 पे। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और इस पे बनाइए स्टार। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है और ये कहीं ना कहीं पूछा हुआ है और ये कहीं ना कहीं फिर से रिपीट होगा, और ये क्वेश्चन खतरनाक क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता ही है क्या कि आपका होता है टॉर्क, जो टॉर्क लगाते हैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ही होता है। तो ये क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम अलोंग द फोर्स, तो जो फोर्स के अलोंग जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वही बोलते हैं, तो यही हो जाएगा आपका टॉर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आता है द थिन वॉल टी सेक्शन, द शियर सेंटर सी लोकेट एट द पॉइंट। देखिए शियर सेंटर क्या होता है, जब शियर सेंटर वो पॉइंट होता है जहां पे जहां से लोड अगर पास कर रहा होगा बीम में ट्विस्टिंग मोमेंट नहीं होगा, सिर्फ बेंडिंग मोमेंट होगा अगर शियर सेंटर से पास किया। अगर शियर सेंटर से पास नहीं करता है लोड तो बीम में ट्विस्टिंग मोमेंट प्रोड्यूस हो जाता है, ये होता है आपका शियर सेंटर। और ये बोल रहा है कि इसमें भी शियर सेंटर आप कैसे पॉइंट फाइंड करोगे, तो ये आप कंसेप्ट इसको भी नोट कर लीजिए, ये आपको कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेता है इसी टाइप से। तो इसमें देखिए कि अगर पहली बार अगर डबल सिमेट्रिक बीम होगा, अगर डबल एक्सिस के अबाउट अगर सिमेट्रिक होगा तो जो इसका सीजी होगा, क्रॉस सेक्शन होगा, वही होगा इसका शियर सेंटर, वही होगा शियर सेंटर भी और वही होगा इसका सीजी भी। और अगर बीम आपका सिमेट्रिक नहीं हुआ और सिमेट्रिक किसी एक सेक्शन के अबाउट होता है, अगर ये आपका नहीं, अगर मैं इसको पहले मैं एक सेक्शन बनाता हूं, अगर ये आपका ऐसा कोई सेक्शन है और बोला है कि आपका, अगर अब इसमें बात करूं मैं तो इसका तो सीजी कहीं ना कहीं ये लाई कर रहेगा ऊपर नीचे, और अगर सिमेट्रिक एक्सिस की बात करूं मैं, अगर एक्सिस सिमेट्रिसिटी की बात करूं तो सिमेट्रिक एक्सिस हमारा ये होगा, कहीं सिमेट्री हमारा ये होगा। चलिए तो इसका सीजी कहाँ लाई करेगा, सिमेट्रिक एक्सिस पे कहीं भी लाई कर सकता है, ठीक है, सिमेट्रिक एक्सिस पे। और तीसरा कंसेप्ट है, अगर कोई दो रेक्टेंगुलर सेक्शन किसी भी पॉइंट पे ज्वाइन हो रहा होगा, जिस सेक्शन किसी भी सेक्शन पे ज्वाइन हो रहा होगा तो दोनों सेक्शन का जो कटिंग पॉइंट होगा, दोनों सेक्शन का जो सेंट्रॉइड पॉइंट होगा उसको वही होगा इसका शियर सेंटर। अगर मैं इसको एस बोल देता हूं तो इसका कहीं पे तो यहाँ तो जी हो रहा होगा, तो इसका शियर सेंटर यहाँ पे मिलेगा। तो आप आइए आगे आपको दे रखा है सारा ये वाला सेक्शन। अब इसमें बोल रहा है कि इन द थिन वॉल टी सेक्शन द शियर सेंटर इज लोकेटेड एट, शियर सेंटर कहाँ होगा, शियर सेंटर एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे होगा, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे होगा और कहीं भी हो सकता है, ठीक है, तो कहीं भी हो सकता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे। और कहाँ होगा, जहां पे दोनों सेक्शन का पॉइंट जहां पे कट कर रहा होगा वहीं पे जाकर आपका शियर सेंटर मिलेगा। तो शियर सेंटर अगर मैं इसको बोल दूं कि अगर ये दो हो रहा है, तो अगर ये दो सेक्शन है तो इसके अनुसार से तो यहाँ से सेंटर आना चाहिए था, ये नहीं हुआ, यहाँ सेंटर तो पॉसिबल ही नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं तो हाँ, ये दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा है और ये शियर सेंटर पे मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए और ये दूसरा, अगर ये सेक्शन, अगर मैं इसको ऐसा बोल दूं तो शियर सेंटर एक्सिस पे तो लाई कर रहा है, लेकिन बोल रहा है कि अगर दो सेंटर है तो यहाँ पे इसको लाई करना चाहिए था, दोनों के इस सेक्शन का भी सीजी होगा और इस सेक्शन का सिमेट्री वाला एक्सिस पे और इस सेक्शन के सिमेट्रिक वाले एक्सिस के जहां पे कोइंसाइड कर रहा होगा वहां पे आपका शियर सेंटर हो जाएगा। तो इस अनुसार से आपका शियर सेंटर किसमें हो रहा है, आपका शियर सेंटर हो रहा है बी में, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। चलिए 696 के बाद 697 पे आते हैं। 697 में कह रहा है The factor of safety of bending for the rectangular beam, factor of safety पूछ रहा है, rectangular beam yield point दे रखा है
सिग्मा वाई पी एंड वर्किंग स्ट्रेस दे रखा है सिग्मा वाई। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम जानते हैं, क्या लिखते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस। और यही आपको दे रखा है सिग्मा वाई पी यील्ड पॉइंट का स्ट्रेस, और दे रखा है क्या, वर्किंग स्ट्रेस सिग्मा डब्ल्यू, सिग्मा वाई पी बस सिग्मा डब्ल्यू। यही हो जाएगा आपका आंसर डी। 697 का आंसर कौन सा हो जाएगा, 697 का आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए 698 पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है फ्लेक्सुरल रिजिडिटी इज फ्लेक्सुरल रिजिडिटी इन यूजुअल नोटेशन। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी को यूजुअल नोटेशन में आपको पूछ रहा है कि फ्लेक्सुरल रिजिडिटी को क्या लिखते हैं। तो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी होता है आपका ई आई, ठीक है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ई आई होता है, आपको पता ही होगा। और शियर रिजिडिटी होता है जी जे, जी जे होता है शियर रिजिडिटी, शियर रिजिडिटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 698 हो गया, 699 पे आइए। 698 699 पे आते हैं। 699 पे कह रहा था एवरेज शियर स्ट्रेस इन अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज 5 न्यूटन mm, then the maximum shear stress for the circular section। टॉ मैक्स फॉर सर्कुलर सेक्शन के लिए क्या लिखते हैं, टॉ मैक्स फॉर सर्कुलर सेक्शन के लिए लिखते हैं 4/3 टॉ एवरेज। और ये दे रखा है रेक्टेंगुलर सेक्शन, रेक्टेंगुलर नहीं है ये भी सर्कुलर ही है, सर्कुलर ही सेक्शन है, ठीक है। तो 4/3 इंटू, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है कुछ, और यहाँ पे दे रखा है 5, तो ये हो गया कितना 20/3, 16×48, 4/3 होता है ना, 4/3 मैक्सिमम शियर नहीं रेक्टेंगुलर सेक्शन। The average shear stress for the rectangular section is 5 Newton square Newton per mm, then maximum shear stress for the circular section is equal to maximum shear stress for circular section के लिए आपको इसमें पूछा है। हाँ तो ठीक है, तो अगर ये सर्कुलर सेक्शन में अगर उसको पुट करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 4/3 और 4/3 इंटू 5, और ये हो जाएगा कितना, डिवाइड करिए 6×18 2 और 2 6×18 6×18 6.66 किलो न्यूटन इसका हो जाएगा, ठीक है। 6.66 न्यूटन स्क्वायर पर mm स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो रहा है, 6.65 वाला आंसर आपका नियर बाय है, ये आंसर हो जाएगा। 699 हो गया। 699 के बाद अगला क्वेश्चन आइए 700 में कह रहा है द टू प्रिज्मेटिक बीम A and B have the same length, then one have the larger, the following will be a stronger flexure। तो देखिए स्ट्रॉन्गर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्शन मॉडुलस को ही कंपेयर करना पड़ेगा। तो सेक्शन मॉडुलस को कंपेयर करते हैं, और ये कंसेप्ट मैंने आपको बता रखा है, और ये क्वेश्चन भी आपको कई बार रिपीट कर देता है कि लार्जेस्ट सर्कुलर सेक्शन के लिए एक और बता रखा है उसी को, और ये देखिए मोटा मोटी उसी कंसेप्ट को दोबारा से पूछा है और जो मैंने आपको बता रखा है। चलिए 701 पे आते हैं। 701 द लोकेशन ऑफ द शियर सेंटर ऑफ द चैनल। देखिए शियर सेंटर ऑफ चैनल के सेक्शन में कहाँ पे हो जाएगा, ये आपका देखिए पहले आपका सिमेट्री चेक करिए, इसका सिमेट्री आपका कौन सा आ रहा है, मैं बात करूं तो इसका सिमेट्रिक आपका ये आया, और मैं अगर इसकी बात करूं तो इसका सिमेट्रिक ये आया, और इसकी बात करूं तो इसका सिमेट्रिक ये आया, और इसकी बात करूं तो इसका सिमेट्रिक ये आया। तो कोई भी नहीं मैच कर रहा। इस केस में इसका शियर सेंटर क्या होता है, इसका शियर सेंटर होता है P जो, और यहां से इसका डिस्टेंस क्या होता है, इसका डिस्टेंस होता है, इसको मानते हैं सेंटर से E, और ये डिस्टेंस होता है अगर मैं इसको बोल दूं B, और इसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को मैं बोल दूं H, और इसको मैं बोल दूं T, तो E का वैल्यू लिखूंगा मैं, अगर E का वैल्यू लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, B²H²T/4I, यही होता है शियर सेंटर, इसका शियर सेंटर यही होता है, और इसका ऑप्शन हो जाएगा ये। आपको ये क्वेश्चन अभी CPCB में पूछा होगा क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन CPCB 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन यकीन मानिए कहीं ना कहीं फिर से रिपीट होगा, और इसी साल रिपीट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है 702 two member have having the square cross section and the another having the circular cross section। एक आपका स्क्वायर है और एक आपका सर्कुलर है।
subjected to the same moment amount of bending moment, then the cross section area as well as the material both of the beam are same, then the maximum bending stress developed in both of the beam is the same. maximum bending stress बोल रहा है, maximum bending stress experiences more bending stress, bending stress सबसे इसमें काम bending stress का ही है। और आपको मैं बेंडिंग स्ट्रेस की बात बता दूं, बेंडिंग स्ट्रेस की बात बोल रहा हूं तो आपको सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा इक्वल टू एम बाई जेड लिखते हैं, और जिसका जेड और इसमें क्या हो जाएगा, अगर आप सबको कंपेयर करोगे तो जेड सेक्शन मॉडुलस सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। अब जिसका जेड ज्यादा होगा उसका बेंडिंग स्ट्रेस कम होगा, जिसका जेड कम होगा उसका बेंडिंग स्ट्रेस ज्यादा होगा। सर्कुलर सेक्शन का अगर जेड लिखूं मैं सर्कुलर सेक्शन के लिए तो क्या लिखता हूं मैं, पाई जेड इक्वल टू आई बाय वाई लिखते हैं, तो पाई बाय 32 डी क्यू लिखते हैं, ठीक है। और अगर इसके लिए लिखते हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए क्या लिखते हैं, पाई बी डी स्क्वायर बाय 6, तो बी डी स्क्वायर बाय 6, और स्क्वायर सेक्शन है तो बी और डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर बी इसको हो जाएगा क्या डी क्यू, डी के टर्म में ही लिख लेते हैं, डी के टर्म में ही लिख लेते हैं, ये हो जाएगा डी क्यू बाय 6, डी क्यू बाय 6 और पाई बाय 32, तो पाई बाय 32 करेंगे 3.3 ये हो जाएगा 3.14 डिवाइड बाय 32 करेंगे तो ये 0.098 आ रहा है, 0.098 आ रहा है, और 1/6 कर रहे हैं तो आ रहा है 0.16, तो 0.09। तो सर्कुलर सेक्शन का क्या आ रहा है, सर्कुलर सेक्शन का कम आ रहा है, तो बेंडिंग स्ट्रेस में सर्कुलर सेक्शन में क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस अगर मैं सर्कुलर इसमें क्या हो जाएगा, बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ सर्कुलर सेक्शन का क्या हो जाएगा, सर्कुलर सेक्शन का क्या होगा, ज्यादा होगा। और इसमें सर्कुलर बीम एक्सपीरियंस मोर बेंडिंग स्ट्रेस देन स्क्वायर बीम, ठीक है। सर्कुलर सेक्शन बीम का अगर ये इसका वैल्यू जेड आ रहा है और ये वैल्यू कम आ रहा है इसके कंपैरिजन में, तो जिसका वैल्यू कम आ रहा है उसका बेंडिंग स्ट्रेस ज्यादा होगा, तो सर्कुलर बीम एक्सपीरियंसेस मोर बेंडिंग स्ट्रेस, सही है। और देन द स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं 703 पे। चलिए 703 का करते हैं, द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट ऑफ इलास्टिक मटेरियल विद यील्ड स्ट्रेस। आपको यील्ड स्ट्रेस का वैल्यू दे रखा है, यील्ड स्ट्रेस कितना दे रखा है 200 MPa एंड द पॉइजन रेशियो इज 0.3 एज शोन इन द फिगर। तो मैं इसमें आपको मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी लगा के दिखाता हूँ। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी अभी हमने किया नहीं है, स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी बोलता है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी बोलता है EP1 लेस देन इक्वल टू FY बाई E, ठीक है। और EP1 को लिखते हैं सिग्मा x बाई E माइनस म्यू सिग्मा y बाई E माइनस म्यू सिग्मा z बाई E इक्वल टू FY बाई E। ई कट गया और सिग्मा जेड का वैल्यू 0 दे रखा है, सिग्मा एक्स का वैल्यू आप क्या करिए माइनस 1.4 सिग्मा माइनस 0.3 इंटू माइनस 2 सिग्मा इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस 200। तो इसको करिए तो ये कितना होगा 3 दूना 6, तो ये हो गया प्लस 6 माइनस 1.4 सिग्मा और प्लस 0.6 सिग्मा इक्वल टू 200 और इसके बाद क्या करेंगे माइनस 0.8 सिग्मा इक्वल टू 200 सिग्मा इक्वल टू 200 बाय 0.8 सिग्मा और इसको डिवाइड करेंगे 0.8, ये 0.8 हो गया 2000 बाय 8 तो करीब 2000 डिवाइड बाय 8 करेंगे तो ये 250 आ रहा है, 250 तो कोई मैच ही नहीं कर रहा। और ऐसा कैसे हो सकता है कि स्ट्रेस का वैल्यू नेगेटिव में आ रहा हो भी सकता है क्योंकि स्ट्रेस का कोई भी कुछ भी लग सकता है। चलिए फिलहाल तो यही आंसर है आपका। अगर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, इसलिए मैं इसमें आपको ये बता रहा हूँ कि अगर ये टेंसाइल हो जाता है, मान लेता हूँ मैं कि अगर ये टेंसाइल हो जा रहा है,
अगर ये टेंसाइल मानते हैं तो इसी चीज को क्या लिखोगे, 1.4 सिग्मा प्लस 0.6 सिग्मा इक्वल टू 200, ये हो जाएगा 2 सिग्मा इक्वल टू 200 और सिग्मा इक्वल टू 100। सिग्मा इक्वल टू 100 जो हो रहा है, ये ऑप्शन यहाँ तब जाके मैच कर रहा है। अदरवाइज अगर जो ऑप्शन, जो क्वेश्चन रियल में दे रखा है, अगर ये कंप्रेसिव है तो सिग्मा का वैल्यू ये आपको रखना पड़ेगा विथ निगेटिव साइन, विथ निगेटिव साइन, यहाँ पे माइनस साइन आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए, और माइनस साइन है नहीं, और इसमें इसके अनुसार से मुझे मैच कर रहा है तो मुझे लग रहा प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। ये ऑप्शन आप देख लीजिएगा, और जैसा भी होगा कंसेप्ट यही है। 704 में द प्रिंसिपल स्ट्रेस एट अ पॉइंट स्ट्रेस मटेरियल इज सिग्मा 1 200, सिग्मा 2 इतना, सिग्मा 3 इतना, एंड म्यू का वैल्यू इतना। देन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछा है आपसे। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बाई ई 1 माइनस 2 म्यू। सिग्मा एक्स का वैल्यू क्या इतना दे रखा है, 200 प्लस 150 प्लस 200 डिवाइड बाय ई का वैल्यू दे रखा है 210 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और इंटू 1 माइनस 2 म्यू। म्यू का वैल्यू कितना दे रखा है, 0.6 लिख दो यहाँ पे, ये दे रखा है 0.3, तो 0.3 रखोगे तो 0.3 0.6 तो 0.4 हो गया, 0.4 हो गया। ये दे दो 400, 550 और ये क्या है 550 सारे न्यूटन पर mm स्क्वायर में है, न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर गया, तो यहाँ हो गया सीधा 210 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 0.4, तो आप डिवाइड कर लीजिए और ऑप्शन को 0.4 डिवाइड बाय 10 कर लीजिए, तो 550 इंटू 4, 550 इंटू 4 करिए तो ये हो गया 2200 और डिवाइड बाय करिए 210 करिएगा तो 10.476, 210 10.476, और या फिर इंटू 4 इंटू 4 भी तो है, इंटू 4 तो ये करेंगे 41.9, ये आ रहा है 1.048 इंटू 10 टू द पावर -3, ये आ जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। आंसर मैच करिए और देख लीजिए आपका आंसर कौन सा मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो रहा है, इसका आंसर तो कोई मैच नहीं कर रहा है, आपका ऑप्शन यही सही है। 704 का बात करेंगे तो 704 में आपका यही आंसर मैच करेगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा 704 का। 705 पे आइए, 705 पे कर रहा है द वैल्यूज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज डी, द नेसेसरी टू इंश्योर द इक्विलिब्रियम ऑफ द जॉइंट ऑफ टू डिटरमाइन यूजिंग द रिलेशन डिस्प्लेसमेंट डी, स्टिफनेस मैट्रिक्स इज के एंड द लोड फैक्टर इज पी, पी इक्वल टू के डी इक्वल टू 0, पी इक्वल टू के डी इक्वल टू 0, ये आपका यही आंसर मैच कर रहा है। पहला हो जाएगा 706 पे आइए, 706 पे 706 में, अरे यार आ जाओ यार, 706 rectangular beam carries a maximum bending moment m at depth is double then the moment carrying capacity कितना हो जाएगा। rectangular beam है carries a maximum bending moment m at depth if its depth is double, b को b रखिए और इसका d है तो ये इसको 2d रख दीजिए, तो then the maximum its moment carrying capacity m अपॉन i इंटू सिग्मा बाय वाई और m अपॉन i इंटू सिग्मा बाय वाई। अगर बोल रहा है कि m कर दो सिग्मा इंटू i बाय वाई, m का बात कर रहा है तो सिग्मा बाय वाई और i का वैल्यू क्या हो जाएगा, i का वैल्यू यहाँ हो जाएगा i, तो m इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, m इक्वल टू लिखूंगा सिग्मा बाय वाई और b d क्यूब बाय 12 ही लिखूंगा। चलिए, और इस केस में अगर मैं बात करूं, m इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इंटू आई और सिग्मा बाय वाई इंटू डी इंटू 2d क्यूब बाय 12। ठीक है, तो इसको लिखूंगा सिग्मा बाय वाई और ये हो जाएगा कितना
8 इंटू बी डी क्यू बाय 12। तो ये 8 टाइम्स ज़्यादा हो रहा है, 8 टाइम्स ज़्यादा हो रहा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? 2 दूना 4 दूना 8, 8 टाइम्स इसमें क्या हो रहा है, 8 टाइम की वैल्यू इसमें ज़्यादा हो रहा है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 टाइम हो रहा है, हाँ 8 आ रहा है। और y को डी बाई 2 रखूंगा मैं, चलो डी बाई 2 भी रख देता हूँ, 8 तो कोई मैच ही नहीं कर रहा है। एक स्टेप और कर लेते हैं, एक स्टेप और करूँ तो y को डी बाई 2 रख दूँ, y इक्वल टू डी बाई 2 रख दूँ, छोड़िए। आठ और y इक्वल टू डी बाई 2 रख दो, तो डी बाई 2 रख दूँ तो क्या आ जाएगा? 8 सिग्मा बी डी क्यू बाई 12 और सिग्मा बी डी क्यू बाई 12 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? y है ना, तो y को डी बाई 2 लिखेंगे, तो इतना 2 बाय डी लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 2 बाई डी, तो 2 6 के 12, 2 6 के 12, तो ये कितना हो जाएगा? 2 दिया 6, 2 चौका 8, तो ये हो गया 4 सिग्मा बी डी स्क्वायर, 4 सिग्मा बी डी स्क्वायर बाय 3। और इसकी बात करूं मैं तो ये हो जाएगा कितना? डी बाई 2, तो 2 बाय डी, तो ये हो जाएगा सिग्मा बी डी स्क्वायर बाय 6, सिग्मा बी डी स्क्वायर बाय 6। इसको तो कंपेयर करने में प्रॉब्लम हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि वैल्यू आपको सीधा सीधा दिखाऊं, वैल्यू आपको सीधा सीधा दिखा दूंगा। क्या बोला है? मतलब मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी बोल रहा है, तो मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी आपसे बोल रहा है ना, तो मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी इसमें 2D भी तो था, ठीक है 2D भी है। m इक्वल टू लिखिए सिग्मा बाय डी बाई 2, 2D बाई 2 ना, 2D बाई 2 इंटू बी डी क्यू बाई 12 इंटू 8, ये आ गया 2D। अगर d को 2D रखा तो 8 टाइम्स आ जाएगा, 2 से 2 कट गया और d से d स्क्वायर कट गया, तो ये क्या हो जाएगा? 8 सिग्मा बी डी स्क्वायर बाई 12। और अगर मैं इधर बात करूं तो इधर क्या हो जाएगा? इसको लिखूंगा सिग्मा और डी बाई 2 इंटू बी डी स्क्वायर बाय 12। तो इसको लिखता हूँ मैं क्या? 2BD स्क्वायर सिग्मा बाई 12, और ये आ जाएगा, इसको ये आया और एक ये आया, हाँ आ गया वैल्यू। और ये 2 टाइम्स और ये 8 टाइम्स। अगर इसको मैं बोलता हूँ ये है m और इसको बोलता हूँ मैं ये है m डैश, इसको मैं बोलता हूँ m डैश, ठीक है। तो m इक्वल टू, इसको क्या लिखूंगा मैं? 2B डी स्क्वायर सिग्मा बाय 12 इक्वल टू, ये है m और m डैश है आपका 8 सिग्मा बी डी स्क्वायर बाय 12। तो ये 2 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, सिग्मा बी डी स्क्वायर बाय 12 और सिग्मा बी डी स्क्वायर बाय 12, तो इसको तो ये हो गया 2 चौका 8, m इक्वल टू 4 टाइम m डैश इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ m डैश इक्वल टू 4 टाइम्स, तो ये हो जा रहा है 4 टाइम m। फिर ऑप्शन आपका मैच किया गया 706 का सी। 707 पे आते हैं, 707 पे आते हैं। 707 रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज 100 into 100 and subjected to a moment 20 km/h, then maximum bending stress, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा मैक्सिमम बोला है, सिग्मा मैक्सिमम एड्रेस होता है m अपॉन i इंटू वाई, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। और रेक्टेंगुलर सेक्शन एरिया निकल जाएगा आपका, मोमेंट 20 किलोमीटर दे रखा है, 20 किलो न्यूटन को 10⁻³ करिए तो ये हो गया न्यूटन, और इंटू 10⁻³ करिए, और बी डी क्यू बाई 12, तो बी कितना है 100, 200
200 × 6। अब आप कर लीजिए और इसको सॉल्व करिए और आंसर निकालिए। अब हर चीज को इतना ओपन करके नहीं लिखना है क्योंकि बहुत टाइम लगता है। 1 2 3 4, 3 जीरो और 4 5 6, 3 जीरो 3 जीरो, ये कट गया। और 2 से तो ये 10 कट गया, 10 कट गया, 10 छक्के 60, 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब देख लीजिए आंसर कौन सा मैच कर रहा है, 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर कौन है, 30 न्यूटन। हाँ ये 2 भी तो है, 2 से 60/2, हाँ 30/2 = 60। सही है। तो काटने में दिक्कत था, 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ऑप्शन मैच कर गया ए। चलिए 707 708 पे आते हैं। अ प्लेट ऑफ 100 mm वाइड, अ प्लेट ऑफ 100 mm वाइड एंड 10 mm थिक हैविंग द होल डायमीटर दे रखा 10 mm सिमेट्रिकल अबाउट द एक्सिस ऑफ द प्लेट, देन द प्लेट सब्जेक्टेड टू फोर्स 9 kN एंड द मैक्सिमम स्ट्रेस ऑन द प्लेन पासिंग थ्रू द। देखिए एक कोई ये प्लेट है, ठीक है, और ये कोई एक होल है और ये इसका डायमीटर दे रखा है आपको 10 mm का, 10 mm का आपको इसका क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। तो अब क्या करना है, अगर आपका डायमीटर 10 mm का दे रखा है तो एरिया ऑफ होल कितना आ रहा है, पूरे एरिया में से होल का एरिया को घटाओगे और ये कितना दे रखा है 100 mm वाइड और 10 mm थिक, 100 mm वाइड है और ये 10 mm थिक आपका प्लेट है। ठीक है, तो एरिया ऑफ प्लेट निकालो, एरिया ऑफ प्लेट कितना हो जाएगा 100 इंटू, और ये दे रखा कितना, ये दे रखा है आपको 10, तो 100 × 10 mm स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1000 mm स्क्वायर। ठीक है, और एरिया ऑफ होल, एरिया ऑफ कितना दे रखा, एरिया ऑफ होल दे रखा कितना है, एरिया ऑफ होल दे रखा है आपको π/4 × 10 का स्क्वायर, 10 ही दे रखा है, 10 दे रखा है, 10 दे रखा है, तो ये हो गया 7.584 0.7854 × 100, तो ये हो गया आपको कितना 78.54 mm स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब नेट एरिया निकाल लीजिए। ये नेट क्या होगा, ये 1000 माइनस 78.54, तो ये कितना आ जाएगा, नेट एरिया आपका आ गया 921 पॉइंट, ये हो गया 921 8 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा 46, 991.46। और अब क्या करना है, अब आपको मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना है। तो मैक्सिमम स्ट्रेस निकालते हैं, P/A होता है, तो P/एरिया होता है और एरिया नेट लिखेंगे, नेट कितना एरिया से पास करेगा, मैक्सिमम लोड कितना रहेगा 9 किलोमीटर, 9 × 10⁻³ न्यूटन, और ये हो जाएगा कितना, एरिया mm स्क्वायर में लिख रहे हैं, तो mm स्क्वायर 921.46, तो 9000 डिवाइड बाय कर लीजिए 921.46, ये आ रहा है 9.76, ये आ रहा है 9.76, तो इसको 9.7 या 9 आप इसको क्या करते हैं 9.76, तो ये करीब करीब 10 क्या 9.76, इसको क्या बोल सकते हैं 10 बोल सकते हैं, 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये बोल सकते हैं। 10 से तो ज्यादा नहीं होगा, नहीं, और 9 से कम भी नहीं हो सकता, नहीं पॉसिबल है, और 9 हो ही नहीं सकता क्योंकि 9.76 आएगा, 9 से ज्यादा ही है, तो कभी भी 9 से ज्यादा ही आएगा, और 10 के और ये 10 के आसपास आएगा। ठीक है, तो 10 से ज्यादा नहीं आएगा, 10 के आसपास आएगा, तो आंसर हो जाएगा 708 का ए। 709 पे आइए, 709 पे, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्रायंगुलर सेक्शन एट द बेस बी हैट height h about the passing through the CG of vertex parallel to the base is dash time the passing through the centroid of the axis। देखिए अगर कोई एक आपका ट्रायंगुलर सेक्शन है,
बोल रहा है कि ये आपका कोई ट्रायंगुलर सेक्शन है और इसका सीजी ये है और वर्टेक्स ये है, ठीक है, वर्टेक्स ये है। और यहाँ पे बोल रहा है कि अगर मैं इसको एक्स एक्स बोल दूं, अगर मैं इसको एक्स एक्स बोल दूं तो नहीं, इसको एक्स एक्स नहीं बोलता हूँ, ये सेंटर पे होता है। अगर सेंटर को चलो एक्स, अगर आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं बोलता हूँ, इसको मैं कुछ भी बोल देता हूँ, वाई वाई बोल देता हूँ या जेड जेड या कुछ भी, इसको पी, इसको मैं बोल देता हूँ पी पी बोल देता हूँ, चलिए ठीक है, ये पी पी हो गया। और अगर इस पे लिखूंगा मैं, इस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके लिए लिखूं, तो इसके लिए लिखूंगा तो इस पे कितना आता है, अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से भी अगर हम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना होता है आई एक्स एक्स, यानी सेंटर पे कितना होता है, सेंटर पे होता है बी एच स्क्वायर बाय बी एच क्यू बाय 36, बी एच क्यू बाय 36। इसका क्यों, इसका ये आपका बी दे रखा है और ये आपका एच दे रखा है, ठीक है, बी एच क्यू बाय 36। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाइए, तो अगर आई ऑफ पी पी पे निकालोगे आप तो आई एक्स एक्स प्लस ए एच ए इंटू डी डिस्टेंस, डी डिस्टेंस। और अगर मैं इसके डी डिस्टेंस की बात करूंगा तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये डिस्टेंस h बाई 3 होता है और ये डिस्टेंस 2h बाई 3 होता है, 2h बाई 3 होता है, तो a इंटू 2h बाई 3 का स्क्वायर, ए आर स्क्वायर होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। तो ये इसको लिखिए बी एच क्यू बाई 36 प्लस एरिया को लिखेंगे बी एच बाई 2 इंटू 4h स्क्वायर, 4h स्क्वायर डिवाइड बाई 9, 4h स्क्वायर डिवाइड बाई 9 हो गया, 4h स्क्वायर डिवाइड बाई 9 हो गया। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो ये क्या हो गया, बी एच क्यू बाई 36, बी एच क्यू बाई 36 प्लस बी एच क्यू बाय 4 बी एच क्यू बाय, और मैं इसको करता हूँ क्या, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से नीचे मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको लिख दूंगा मैं 8 बी एच क्यू बाय 9 2 18 9 36, क्योंकि यार दोनों को बराबर करने के लिए, क्योंकि हमको ज्यादा जोड़ घटाव नहीं करना पड़े। तो ये हो गया 9 बी एच क्यू बाय 36, 9 चौका 36, यानी कि बी एच क्यू बाय 4, बी एच क्यू बाय 4, ये आया बी एच क्यू बाय 4, बी एच क्यू बाय 4, यही आया ना, आई ऑफ पी पी, और यही चीज निकालना है आई ऑफ पी पी, आई ऑफ पी पी निकाल दिया, ठीक है। या तो आप इसको कंसीडर कर लो या इसको कंसीडर कर लो, आई ऑफ पी पी। तो अगर मैं इसको कंसीडर करूं तो ओरिजिनल के कंपैरिजन में कितना गुना हो रहा है, बी एच क्यू बाय 36 और बी एच क्यू बाय 36, यानी कि 9 टाइम्स हो रहा है। तो 9 टाइम्स किसमें मैच कर रहा है, 709, 709 का आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 709 का आंसर मैच कर रहा है। ये इससे भी कर सकते हैं, इससे भी करेंगे तो 9 चौका, इसको फिर से 4 से करोगे तो 4 9 36, यानी कि 9 यहाँ से भी डिवाइड करके करोगे तो फिर 9 ही आना है। तो वैसे कर लो या फिर सीधा उससे कर लो, एक ही बात है। 709 710 पे आइए, 710 लास्ट क्वेश्चन है। 710 का 710 पे क्या कर रहा है, होमोजेनियस सिंपली सपोर्टेड प्रिज्मेटिक बीम विड्थ b and depth dl is subjected to a concentrated load p, then the load can be placed anywhere in the along the span of the beam, the maximum flexural stress develop in the beam। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैंने आपको पहले बता रखा है और अभी भी अगर आपको देखना है तो आप देख लो। मैक्सिमम फ्लेक्सुरल स्ट्रेस पूछा है, सिग्मा इक्वल टू मैक्सिमम फ्लेक्सुरल स्ट्रेस आपसे इसमें पूछा है, तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेस को आप इसको लिखोगे क्या, सिग्मा मैक्स इक्वल टू एम अपॉन जेड लिखोगे, एम अपॉन जेड लिखोगे, और मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस सिंपली सपोर्टेड बीम कंसंट्रेटेड डब्ल्यू रखा है। अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और ये सेंट्रल कंसंट्रेटेड लोड डब्ल्यू है तो ये डब्ल्यू बाई 2 और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम निकालूंगा, तो डब्ल्यू बाई 2 इंटू एल बाई 2, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू एल बाई 4
WL/4। चलिए यहाँ पे रख दीजिए WL/4 और ये डिवाइड बाय जेड रखिए। जेड का क्या दे रखा है, बी और डी दे रखा है इसके लिए, तो जेड लिख रहे BD²/6, तो BD²/6 और BD²/6। तो W यहाँ पे P बोल रखा है इन्होंने, W को ये पे P बोल रखा है, यहाँ पे P कर दीजिए ताकि उसी फॉर्म में आंसर मिल जाएगा। W भी रखेंगे तो कोई इसमें भारी भरकम चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है, भारी भरकम कोई चेंज इसमें नहीं है। तो ये अगर आपको P है तो ये भी हो जाएगा P, ये हो जाएगा PL/4 और ये हो जाएगा PL/4 बाय BD²/6। तो PL/4 इंटू 6/BD², तो ये हो जाएगा कितना, 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 3PL/2BD², 3PL/2BD², दैट इज ऑप्शन 710 का ऑप्शन आपका आंसर कौन सा आ रहा है, डी। चलिए 710 का ऑप्शन डी हो गया। चलिए तो आज अभी का सारा क्वेश्चन हो गया खत्म। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्लास को खत्म करते हैं। और खत्म करने से पहले आप लोग अपना डीडीए जेई के लिए अगर जो भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आप क्वेश्चन टेस्ट सीरीज कहीं से भी दे रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे ये कंसेप्ट ही आपको रिपीट हो रहा है। टेस्ट सीरीज चाहे डीडीए का दीजिए, जीएसएससी का दीजिए, कुछ भी दीजिए, आपके लिए ये जो भी सब्जेक्ट मैं करा रहा हूँ ना बिल्कुल डीप से करा रहा हूँ और ये जल्दी जल्दी फटाफट आपका बहुत ही बढ़िया आपका ये तैयारी कर देगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।